बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा जो लेक्चर 2 है वो है इंग्लिश का। और इंग्लिश में सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा है वो है रीडिंग एंड कम्प्रीहेंशन। रीडिंग और कम्प्रीहेंशन की सिग्निफिकेंस ये है कि ये ना सिर्फ आपको इन डेट्स में आता है आपको, लेकिन ये आपको कमीशन या सीएसएस के एग्जाम में भी आपको ये दिया जाता है। और इसका बेसिकली मकसद यही होता है कि आपकी जो रीडिंग कैपेबिलिटी है वो चेक की जाती है कि मतलब आप पढ़ते कैसे हैं। ये समझ लें कि ये आपकी एक एबिलिटी चेक की जाती है इससे, कि आप पढ़ते हैं कैसे हैं, कैसे चीज़ों को कंप्रीहेंड करते हैं, सोचते हैं उनके बारे में और कैसे उन चीज़ों को समझते हैं। तो जैसे शेक्सपियर का कोट है कि टू बी और नॉट टू बी, वैसे यहाँ पे है कि टू रीड और नॉट टू रीड, दैट्स अप टू यू। पढ़ना है या नहीं पढ़ना वो तो आप पे, लेकिन हाउ टू रीड वो हम सिखाएंगे कि पढ़ते कैसे हैं। तो सबसे पहले रीडिंग एंड कम्प्रीहेंशन क्या बेस ही यही है कि कैसे की जाती है रीडिंग। सबसे पहले आप देखते हैं कि रीडिंग करते कैसे हैं। कि आपने वैसे देखा होगा जब भी आप कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं या कोई बुक पढ़ते हैं तो आप में आपको उसमें तकलीफ होती है, या तो आपको वर्ड समझ में नहीं आते, या तो आप जो है एक आइडिया पढ़ के जाते हैं तो दूसरा आइडिया जो आता है तो उसको उसके कनेक्ट करने में आपको प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ें उस किताब में कोई गलती नहीं है, आप गलती या प्रॉब्लम आपके साथ है कि मतलब आप चीज़ों को ठीक से नहीं पढ़ रहे। तो सबसे पहले ये जो रीडिंग और कम्प्रीहेंशन है ये एग्जाम्स में ऐसे दी जाती है कि आपको एक पैसेज दिया जाता है और फिर उस पैसेज के बाद नीचे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसके आंसर्स उसी पैसेज से निकलते हैं। कुछ डायरेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप जब अगर पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं तो वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आप खुद अंदाज़ा लगा के कंप्रीहेंड करके सोच के अपनी अकल इस्तेमाल करके फिर जवाब देते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को समझना और पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ना सिर्फ आपको ये टेस्ट में काम आएगा बल्कि आपकी डेली लाइफ में भी ये चीज़ आपको काम आएगी। तो सबसे पहले पढ़ना कैसे, हाउ टू रीड। तो आपको जब भी पढ़ना हो, ऐसा कोई पैराग्राफ आ जाए तो पहले आपको रिलैक्स होकर और कंसंट्रेट करना है। आपको फिर उस चीज़ को स्लोली स्लोली पढ़ना है, एक वन गो में आपको वो पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, जिसको हम स्किमिंग कहते हैं। जब आप वो पढ़ लेंगे कोई पैराग्राफ, फिर तब आपको आइडिया होगा कि वो पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में, उसका क्या आइडिया है, मेन सेंट्रल आइडिया क्या है। लेकिन आपको इस वन गो में ये नहीं पता होगा कि अभी भी कि इसमें क्या क्या चीज़ें उसने डिस्कस की हुई हैं। लेकिन आप जब पढ़ लेंगे एक वन गो में तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर होगा कि ये पैराग्राफ किसी एनिमल पे लिखा हुआ है या यूनिवर्स पे लिखा हुआ है या किसी पर्सनैलिटी पे लिखा हुआ है। आपको ये ज़रूर अंदाज़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको दोबारा रीडिंग करनी है, और दोबारा जब आप रीडिंग करेंगे तो आप रीड बिटवीन लाइंस करेंगे। रीड बिटवीन लाइंस इसलिए करेंगे, रीड बिटवीन लाइंस करेंगे जिस मतलब इसका मतलब ये है कि आप एक एक लाइन पढ़ेंगे, उसका मतलब समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। उसमें जो वर्ड आएगा उसका, अगर आपको कोई ऐसा वर्ड है जिसकी आपको मीनिंग नहीं आती तो आप क्या करेंगे कि उस पैराग्राफ में अपना अंदाज़ा लगाएंगे, अपनी उसके एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे कि अच्छा इसका मतलब शायद ये हो सकता है। क्योंकि अमूमन हम जब रीडिंग करते हैं एग्जाम्स में ऐसे पैसेजेस दिए जाते हैं तो कुछ उसमें ऐसे वर्ड्स या वोकेब इस्तेमाल की जाती है जो कभी कभी हमें नहीं आती। तो हम क्या करते हैं, तो एक कॉन्टेक्स्ट डेवलप करते हैं अपने जहन में कि इसकी मीनिंग ये हो सकती है या मे भी ये हो सकती है। फिर आपको जो उस पैराग्राफ में इम्पोर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करनी है, जो जो इम्पोर्टेंट आइडिया लग रहा हो या इम्पोर्टेंट वर्ड या सेंटेंस, तो उसको क्या करना है, आपको मार्क करते जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो वर्केब आ रही है बीच बीच में जो आपको नहीं आ रही उसको भी आपको अंडरलाइन करते जाना है, कि मैं भी अगर वो चीज़ आपको नहीं आ रही तो वे भी आप उसको बाद में थोड़ा दोबारा देखें।
उसके बाद आप दोबारा एक दफ़ा रीडिंग कर लें उस पैराग्राफ की, और फिर नीचे क्वेश्चंस को जाकर देखें। जो भी आपको नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको एक दफ़ा पढ़ लें। जब आप उन क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किन किन चीज़ों के बारे में पूछ रहा है, और फिर आप उस पैराग्राफ के बाद के पास दोबारा जाएंगे और क्या करेंगे, जो जो मेन मेन आइडियाज़ होंगे बस उसको ही हिट करना है। मतलब जो आपको क्वेश्चंस में पूछा गया है उसके रिलेटेड ही आप स्कैन करेंगे अपने उस पैराग्राफ को। मतलब आपके एक दफ़ा सपोज करें कि एक यूनिवर्स पे लिखा हुआ है एक पैराग्राफ है, और आपको नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है कि हम कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं, तो आप पूरा पैराग्राफ में सिर्फ यही ढूंढेंगे हमारी गैलेक्सी के बारे में, कि कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है। आप सिर्फ स्कैन कर देंगे, बाकी चीज़ों को छोड़ते जाएंगे, सिर्फ वहाँ पे जाके उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, जाकर मार्क कर देंगे कि अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस पे आपको प्रैक्टिस करनी है, इन पैराग्राफ्स पे, उनके क्वेश्चंस पे, इन चीज़ों पे, इन सारी चीज़ों पे आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है। यही स्ट्रेटजी आपको अपने एग्जाम्स में भी करनी है, यूज़ करनी है। नहीं, आपको आप रफ रफ कर सकते हैं। आपको वहाँ पे पेपर्स में रफ पेज ज़रूर दिया जाता है, आप वहाँ पे उसको रफ करते जा सकते हैं, या फिर पेंसिल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। या फिर जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो आपको फिर इतनी रफ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दफ़ा आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये चीज़ें कैसे मैनेज की जाती हैं। और यही स्ट्रेटजी आपको डेली लाइफ में भी इस्तेमाल करनी है। आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं या कोई बुक पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भी यही स्ट्रेटजी यूज़ होगी। आप एक पेज पढ़ लें, फिर उसमें जो मेन मेन चीज़ें होती हैं उनको अंडरलाइन कर लें, या फिर उनको हाईलाइट कर लें, उसमें से डेटा हो या कोई कोट हो या कोई ऐसा आइडिया हो। फिर उसको आप क्या कर लें, उसको याद क्या कर लें। ऐसे नहीं कि आप एक पेज पढ़ते जाएं, फिर ये होगा कि कुछ टाइम के बाद आपने जो भी बुक पढ़ा होगा वो आप भूल जाएंगे कि मैंने क्या पढ़ा था इसमें, कहाँ पे क्या पॉइंट थी, आप भूल जाएंगे। अच्छा, ये तो हो गया कि कैसे पढ़ना है हमें। उसके बाद है कुछ टिप्स कि आप जब भी ऐसा कोई पैराग्राफ पढ़ें तो उसको विजुअलाइज करते जाएं अपने जहन में, कि वो जो जो चीज़ के बारे में, सपोज करो वो एक डॉल्फिन की बात कर रहा है, तो आप डॉल्फिन के बारे में आपने कुछ देखा होगा अपनी लाइफ में, कुछ तो आपका एक्सपीरियंस होगा, आपने डिस्कवरी चैनल पे, या फिर आपकी कुछ नॉलेज होगी। तो आप उसको, अपनी नॉलेज को भी यूज़ करते जाएं और अपने जहन में उसको विजुअलाइज करते जाएं डॉल्फिन के बारे में। और फिर आप उस पैसेज के बारे में WH क्वेश्चंस जो होते हैं, हाउ, वाई, ये सारी चीज़ें खुद भी रेज करते जाएं, कि अगर वहाँ पे पूछी भी जाए तो आपको इजी लगे। उसके बाद होता है कि आप जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना उनको एक दफ़ा, आप जब एक दफ़ा आप स्किमिंग और स्कैनिंग कर लें अपने उस पैराग्राफ की, तो पहले अपने क्वेश्चंस को भी पढ़ लें और फिर दोबारा आकर स्कैन करें पैराग्राफ को। ये लाजमी है, क्योंकि आपको जब पता चल जाएगा कि ये चीज़ें हमसे पूछी जा रही हैं, तो जब आप दोबारा स्कैनिंग करेंगे ना अपने पैराग्राफ की, तो आपको तीन तीन चार चार क्वेश्चन एट ए टाइम पता चल जाएंगे। अच्छा, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। और फिर वहाँ पे मार्क कर लें कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सेकंड यहाँ पे। ऐसे ही आपको, और अपनी वोकेब भी ज़रूर बिल्डअप करते जाएं, रीडिंग की आदत डालें ताकि आपकी वोकेब भी जो है वो बिल्डअप हो जाए। क्योंकि ऐसे जो पैराग्राफ्स वगैरह आते हैं उसमें अमूमन ऐसे कुछ ना दो तीन वर्ड्स तो होते ही होते हैं जो मुश्किल होते हैं। फिर आते हैं हम कि कुछ प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी होती हैं ऐसी कंप्रीहेंशन में। वो ये होती है कि जब भी आप पढ़ते हैं तो आपको कुछ वर्ड्स की मीनिंग जो होती है वो समझ में नहीं आती, या तो आप उसके कॉन्टेक्स्ट जो है उसको बिल्डअप नहीं कर पाते, या तो आपकी स्पीड जो होती है वो स्लो होती है पढ़ने की। और तीसरी वो है आपकी रीडिंग हैबिट। अगर आप पढ़ते नहीं हैं, आपकी हैबिट नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपकी स्पीड भी स्लो होगी रीडिंग की। और यह भी तय है कि आपको इतने वर्ड्स भी नहीं आएंगे और ना ही इतने वर्ड्स की मीनिंग आएगी। और
कुछ टाइम तो ऐसा होता है कि वर्ड्स हमें आते हैं लेकिन उनकी मीनिंग हम ऐसी निकालते हैं जो वहाँ पे फिट नहीं होती। इसका मतलब ये है कि हर वर्ड की मीनिंग होती है वो उस पैराग्राफ के हिसाब से, उस जगह के हिसाब से निकाली जाती है। तो आपको ये रीडिंग हैबिट डालनी होगी, ओके भी याद करनी होगी, और पढ़ाई पे आदत डालनी होगी, तभी ये चीज़ें आपकी हल हो सकती हैं। उसके बाद एक कुछ टिप्स हैं जो आप, एक तो वही कि विजुलाइज करते जाएं अपने पैराग्राफ पैसेज को, अपनी वोकैब डेवलप करें और क्वेश्चंस को रीड करें और वन क्वेश्चन एट अ टाइम उनको सॉल्व करते जाएं। क्या ये सब कुछ समझ में आ रहा है कि मैं जो बोलता जा रहा हूँ कि कैसे एक कम्प्रीहेंशन को टैकल करना है, उसको समझना है। यहाँ तक किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो वो पूछ ले ताकि मैं उसको रिपीट कर लूँ। एक चीज़ थे, आपको रीडिंग हैबिट बनानी होगी। अगर आप रीडिंग हैबिट नहीं रखेंगे तो ये चीज़ें आपको मुश्किलात करेंगी। और पढ़ाई की जाती है दिल से। अगर आप दिल से जो भी पैराग्राफ या कुछ भी पढ़ेंगे ना तो वो आपसे विजुअलाइज भी हो जाएगी, उसका आप कॉन्टेक्स्ट भी क्लियर कर लेंगे और उसके आप जवाब भी देते जाएंगे। चलो, सबको समझ में आ रहा है, पता चल जाएगा अभी। तो अभी हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट। हमने एक पैराग्राफ लिया हुआ है छोटा सा, ये आपको मेरे साथ साथ पढ़ना है क्योंकि इसके जो आंसर है वो मैं आपसे ही लूँगा सबसे। ठीक है, तो ये पैराग्राफ मेरे साथ पढ़ते जाएं। एक पैराग्राफ छोटा सा है, कह रहा है कि डॉल्फिन्स आर रिगार्डेड एज द फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर्स इन द सी एंड स्टोरीज ऑफ देम हेल्पिंग ड्रowning sailors have been common since Roman times। जो डॉल्फिन्स हैं उनको फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर समझा जाता है और इन द सी एंड स्टोरीज, उनकी जो स्टोरीज हैं जो डूबते हुए सेलर्स को जब वो बचाती हैं वो रोमन टाइम से भी मशहूर है। द मोर वी लर्न अबाउट डॉल्फिन्स, हम जितना डॉल्फिन के बारे में सीखते हैं द मोर वी रियलाइज दैट देयर सोसाइटी इज मोर कॉम्प्लेक्स देन पीपल प्रीवियसली इमेजिन। उनकी सोसाइटी उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है जितनी हमने पहले उनके बारे में इमेजिन किया था। दे लुक आफ्टर अदर डॉल्फिन्स, वो एक दूसरे का ख्याल करती हैं। व्हेन दे आर इल, जब वो बीमार होती हैं तो। केयर फॉर प्रेग्नेंट मदर्स एंड प्रोटेक्ट द वीक्स, वो जो उनमें से वीक होती हैं उनकी भी केयर करती हैं और जो प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं उनकी भी केयर करती हैं इन द कम्युनिटी एज वी डू, जैसे हम करते हैं। सम साइंटिस्ट हैव सजेस्टेड दैट डॉल्फिन्स हैव अ लैंग्वेज, कुछ साइंटिस्ट ने ये भी अंदाज़ा लगाया है कि जो डॉल्फिन्स हैं उनकी एक लैंग्वेज भी है, बट इट इज़ मच मोर प्रोबेबल दैट दे कम्युनिकेट विथ ईच अदर विदाउट नीडिंग वर्ड्स। पर ये भी हो सकता है शायद कि वो जो कम्युनिकेट करती हैं एक दूसरे से वो बिना किसी वर्ड्स के करती हैं। कुड एनी ऑफ दिस मैमल्स बी मोर इंटेलिजेंट देन मैन, क्या ऐसे मैमल्स जो है वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकती हैं इंसान से भी, जो बिना वर्ड्स के एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, अपना ख्याल करती हैं, एक दूसरे का एक कम्युनिटी बनाई हुई है उन्होंने। Certainly, the most common argument in favor of man's superiority over them that we can kill them more easily than they can kill us। यकीनन एक ही आर्ग्यूमेंट है हमारे पास जब हम कह सकते हैं कि इंसान उनसे ज़्यादा सुपीरियर है, वो यही है कि हम उन्हें मारते हैं, वो हमें नहीं मारती। ऑन द कंट्रारी, मतलब अपोजिट आइडिया दे रहा है अभी। द मोर वी डिस्कवर अबाउट दिस रिमार्केबल क्रिएचर, जितना हम उनके बारे में पढ़ते हैं, डिस्कवर करते हैं, द लेस वी अपीयर सुपीरियर व्हेन वी डिस्ट्रॉय देम, तो हम उतना ही खुद को कमजोर समझते हैं और उतना ही खुद को छोटा समझते हैं जब हम उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। सिवाय डिस्ट्रॉय करने के हम उनसे किसी भी चीज़ में आगे नहीं है, ना इंटेलिजेंस में ना के। तो ये कह रहा है इस पैराग्राफ में।
और एक चीज़ और भी मैं ऐड कर लूँ, जो डॉल्फिन्स होती हैं वो हमसे ज़्यादा अपना ब्रेन इस्तेमाल करती हैं, 60% जो है वो अपने ब्रेन का इस्तेमाल करती हैं। और वो जो है एक दूसरे से अल्ट्रासोनिक वेव्स में बात करती हैं, मतलब उनको वो दूर से ही अब सिग्नल्स भेजती हैं। अच्छा, अब नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं इसी पैराग्राफ से निकले हुए। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर कौन बताएगा? इट इज क्लियर फ्रॉम द पैसेज दैट ए डॉल्फिन डैश। और नीचे ये चार ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी और ई भी है। तो इसमें से कौन सा होगा? एक कह रहा है ए, दूसरा कह रहा है सी। फिर से देख लें इसको, पैराग्राफ को मैं थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ। सिर्फ तीन जवाब आए हैं, अभी भी चार स्टूडेंट्स रह गए हैं उनको। यस, और आंसर सी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस सी आंसर इज करेक्ट। और दूसरा क्वेश्चन देखें, वो है द फैक्ट दैट द राइटर ऑफ द पैसेज थिंक्स दैट वी कैन किल डॉल्फिन्स मोर इजीली देन दे कैन किल अस। ये जो वो सोच रहा है, वो क्यों सोच रहा है, मीन्स अब ये इसके चार पांच ऑप्शन हैं, इनमें से देख लें, इसको पढ़ें कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। इनमें से कौन सा होगा सेकंड से? यस, द आंसर सी इज करेक्ट। नाउ कम टू थर्ड आंसर, वन कैन इन्फर फ्रॉम द रीडिंग दैट। अब जो हमने जो कुछ भी पढ़ा, इस सब में से आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं? और इसने पांच ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन से सही है? आपने उस पैराग्राफ से क्या अंदाजा लगाया है? अच्छा, सबने जवाब दे दिया। जो ऑप्शन ई है वो करेक्ट है, और आपको मिलते हैं 10 करोड़। चलो ये हो गए आपके तीन क्वेश्चंस मैंने निकाले थे इस पैराग्राफ में से। ऐसे ही कहीं पे 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं किसी पैराग्राफ से, कहीं से 10 आ जाते हैं। ये जो आईबीए वाले टेस्ट है, इसमें 10 ऐसे क्वेश्चंस निकलेंगे एक छोटे पैराग्राफ से। आपको ऐसे ही पढ़ना है पैराग्राफ को, ऐसे ही सवाल के जवाब देने हैं। अगर आप पैराग्राफ को अच्छे नमूने से पढ़ लेते हैं, जैसे अभी हमने पैराग्राफ को साथ में पढ़ा, उसको समझते गए, तो हमें दोबारा रीडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आपको कोई कोई ऐसा पैराग्राफ आ जाता है जो वन गो में समझ में नहीं आता, उसको आप समझते नहीं समझ सकते इतनी जल्दी, तो कोई जल्दी न जल्दबाजी नहीं करनी, उसको दोबारा पढ़ना है, फिर अपने क्वेश्चंस को देखना है कि क्या क्या पूछ रहा है उसमें से, फिर दोबारा वापस आना है पैराग्राफ पे, फिर उन चीज़ों को क्या करना है, हाईलाइट करते जाना है, या उन चीज़ों को नज़र में रखते जाना है कि इसका जवाब इस लाइन में है। फिर आपको कंफर्म करके फिर जाकर उसको टिक करना है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप अगर थोड़ा भी टाइम लगा कर बस सही नमूने से कर लें, तो ये आपकी मार्क्स पक्की हैं। तो इन क्वेश्चंस में जल्दबाजी नहीं करनी, आपको थोड़ा रिलैक्स होकर और